डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिजिटल दौर में इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और प्रोटेक्शन की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में इन्वेस्टर्स की जो तादाद है उसमें काफ़ी इजाफा आजकल हुआ है। इन्वेस्टमेंट के जो रुझान है वो भी हमको बताते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अलावा छोटे इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का भी दौर है और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर के तौर पर समझने वाली बात है कि इस डिजिटल एरा में हम अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन को कैसे इंश्योर करें और इसके लिए हमें किस तरह के अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है। तो इसी सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। NCAIR में IEPF के चेयर प्रोफेसर डॉक्टर CS मोहपात्रा हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और सेबी के स्मार्ट ट्रेनर हिमानी लट हमारे साथ मौजूद हैं। हिमानी जी, वेलकम टू द स्टूडियो। तो पहला सवाल मैं मोहपात्रा सर आप ही से जानना चाहती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है वो चल रहा है और हम बहुतों के लिए अर्निंग एक एस्पेक्ट है, देन उसको स्प्लर्ज करना, स्पेंड करना दूसरा एस्पेक्ट है, और जो तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है। सो इसके लिए एजुकेट करना कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मीनाक्षी, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। हम लोग पैसा कमाते हैं, अच्छे से पैसा का संचय करें, रखें और अपने काम में लें। लेकिन जब हमको इन्वेस्ट करना होता है तब हम 2-3 बार भी नहीं सोचते हैं कि कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है, कितने अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना है, और रिसर्च क्या क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो पैसा हम जैसे खर्चा करते हैं, अपने लिए जब पैसा खर्चा करते हैं उसका बहुत ही मूल्य है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो खास करके हमको बहुत ही हार्ड एंड मनी हमारा होता है, बहुत कष्ट करके पैसा हम कमाते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको हम साक्षरता कहते हैं, आर्थिक रूप का साक्षरता का बहुत ज़रूरत है। और ये साक्षरता आजकल और भी जरूरी इसीलिए हो गया है कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ उसके सारे बेनिफिट्स को साथ में हम जब लेते हैं, साथ साथ उसका चैलेंजेस को भी हमको नज़रअंदाज नहीं करने का ज़रूरत है। आज के डेट में कोई OTP कोई लीक कर देता है, व्हाट्सएप में बता देता है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका मालूम नहीं है, किसी के यहाँ से फ़ोन आया तो उठा लेते हैं, कोई भी फिशिंग ईमेल आता है तो हम उसको जेन्युइन समझ के उसको रिप्लाई करने लग जाता है। कोई भी चीज़ अगर आता है कि आपको बहुत सारे फायदा होने वाला है, विच इज़ नॉट बिलीवेबल, और ये सच जैसे नहीं लगता है कि इतना पैसा भी बन सकता है। अगर ऐसा है तो सच में ये झूठ है, ये इतना पैसा बनेगा नहीं, आपको चीटिंग किया जा रहा है। तो आपको कहा जाता है कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हो रखा है, आप अगर और पैसा देंगे तो हो जाएगा। तो आप उसी लालच में कभी भयभीत होके, कभी जल्दी में, कभी किसी से सुन के बिना रिसर्च किए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहला बात तो ये है कि ऐसे नहीं करने का। दूसरा है आपको नॉलेजेबल और एजुकेट होने का जरूरत है कि डिजिटल माध्यम से कैसे हम अपना पैसे को सुरक्षित रख सके, कैसे हम अच्छे कंपनी में जिसके बारे में हम जानते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कंपनी का पढ़े जाने, उसका प्रॉफिट का क्या अर्निंग होता है जाने, ये सब करने के बाद ही हमको इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है। बिल्कुल, चलिए इसके बारे में और भी हम आपसे डिटेल समझेंगे। हिमानी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन जो है वो ही की है शायद। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, जितना इन्वेस्टमेंट को लेकर आप एजुकेट होंगे, उतना आप ठीक से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सेबी अपने लेवल पर क्या क्या करता है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी हैं? आप उनको कैसे स्मार्ट बनाते हैं?
सेबी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज एजुकेट करना इन्वेस्टर्स को सेबी का प्राइमरी रोल है। और जैसे मेरे जैसे बहुत सारे स्मार्ट ट्रेनर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनका यही काम है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। और हम लोग अलग अलग सेगमेंट में लोगों से मिलते हैं, एसएचजी, विमेन, स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेसर्स के लिए भी हम सेशंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हाईली एजुकेटेड है तो वो फाइनेंशियली भी लिटरेट है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर पाए कि आपको अपने पैसे को कैसे बेस्ट मैनेज करना है, कहाँ बेस्ट इन्वेस्ट करना है। हम हमेशा प्रोडक्ट न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको पहले ये समझ आए कि वो प्रोडक्ट है क्या, स्टॉक्स है क्या, म्यूचुअल फंड्स है क्या वो उनके लिए सुटेबल है। बिकॉज हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी इन्वॉल्व है, और आपका हर एक पर्सन का अपना पर्सनल गोल होता है। एज क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए शायद स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एक आसान प्लेटफॉर्म है और सूटेबल भी है। बट एक पर्सन जो 50 या 60 इयर्स की एज में, हम उनको ये बोलेंगे कि रिस्क लेने की जगह आप स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाएं, जैसे कि एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। सो एज अ सेबी स्मार्ट ट्रेनर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट के बारे में नहीं, बट मैं उनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो कोशिश यही है सेबी की और हम जैसे स्मार्ट ट्रेनर्स की कि मैक्सिमम लोगों तक हम ये मैसेज कन्वे कर पाएं और अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं। ओके मैम। और महापात्रा सर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है फाइनेंस के एरिया में, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में आपसे ये सवाल पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एजुकेशन जो है वो किन किन चीज़ों की दी जाती है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि हम इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, मतलब इंडियंस की अगर हम टेंडेंसी देखें तो पैसे को बचाना, उसको सिक्योरली सेफली कहीं पर रखना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने पहले सवाल के जवाब में बताया, वो भी होता है कि आप किसी ना किसी तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं कई बार, और डिजिटल जो स्कैम्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हम आजकल नोटिस कर रहे हैं। तो वैसे में आपकी जो गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स को, वो क्या रहेगी? हाउ टू स्टार्ट? देखिए मीनाक्षी जी, अभी हम आज का फाइनेंशियली लिटरेट आदमी कल के लिए इलिटरेट बन जा रहा है। एग्जैक्टली। नए नए स्कैम्स और फ्रॉड्स के तरीके निकल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, फिशिंग, छोटा छोटा ईमेल आता है, लगता है सही होगा लेकिन गलत, झूठ होता है, उसी से वो पैसा निकाल लेते हैं। और उसमें आपका ग्रीड और आपका नेग्लिजेंस, ये दो चीज इन्वॉल्व होता है। पहले तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे अपना ग्रीड, जो आपका लोभ है, जैसे हम कहा जाता है लोभ से पाप, पाप से मृत्यु, तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर आप ज्यादा लोभ करेंगे रिसर्च करने के बिना। तो अभी नया फिर निकला है फिशिंग। वीडियो के माध्यम से ये लोग बात करते हैं, लगता है कि जेन्युइन लोग हैं। फोन पे बात होती है, एसएमएस होता है, जैसे कि आपका बेटा उसी के नंबर से ही फोन कर रहा है, लेकिन ना वो आपका बेटा है ना वो बेटे का सचमुच का नंबर है। नए नए तरीके निकल रहे हैं। डिजिटल हाउस अरेस्ट एक चीज जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही शिक्षित लोग, बहुत ही बड़े बड़े लोग जो जानते हैं, जो पहले भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुके हैं, जो बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सरकार में हो और बाहर हो, जो भी है, वो सारे लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना हमको देना चाहिए, और इतना सतर्क भी नहीं होते हैं। और कभी भय के वजह से, कभी जल्दी में, कभी दूसरों से सुन के, क्योंकि आज के डेट में एम्बेजलमेंट भी एक और चीज है, जो कि आपका आसपास के लोग ही आपको ठगी करते हैं। ब्रोकर के नाम से आते हैं, रजिस्टर्ड एडवाइस जो नहीं दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स का बात हम सुन लेते हैं। और अच्छा, इसी के बीच में एक सवाल जानना चाहती हूँ, हम वेरीफाई कैसे करें? क्योंकि कॉमन जो सिटीजन है, देखिए हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ, तो लिटरेसी को लेकर भी कई बार डाउट होता है कि मतलब लिटरेसी एग्जैक्टली लिटरेसी कितना है, उसको लेकर चलिए अलग डिबेट हो जाएगा। लेकिन हम कैसे वेरीफाई करें? जैसे आपने कहा कि फिशिंग होता है आजकल, विशिंग होता है, तो ये वेरीफाई करने का क्या कोई तरीका है? हमारा जो अभी व्यूअर हमें देख रहा है, अगर उसको इस तरह का कोई फ्रॉडस्टर की तरफ से या किसी तरह का कोई लालच देकर इस तरह से कॉल आता है या वीडियो आता है, कैसे वेरीफाई करें? आपने तो बताया कि बेटे का नंबर हो सकता है इस्तेमाल, वो बेटा भी नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा, लेकिन मूर्ख बना देंगे आपको। क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। तरीका है कि पहला चीज तो आपको धीरज रखना है, तुरंत कुछ नहीं करना है,
और अगर आपका बेटे का फोन है, आपका उसको जो भी आसपास के उसको बंधु होंगे या उसी को आपको कॉल बैक करना होगा, आपको थोड़ा रुक जाना होगा और देखना होगा। अभी फिशिंग का बात मैंने किया, ईमेल का बात, अब कोई भी ईमेल आता है तो उसमें एक ही शब्द, एक ही लेटर कुछ अलग होगा, जरूर वहीं पर एक नुक्स होगा जिसको आपने नेग्लिजेंटली देखा नहीं, जल्दबाजी कर लिए हो। एक बात यह है। दूसरा बात है, अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा देने का वादा करता है, उसको कहते हैं एडवांस फी रिलेटेड स्कैम, तो आपसे 10,000 लेगा, बोलेगा जैसे आप दोगे आपको हम 10 लाख दे देंगे। लालच में लोग आ जाते हैं। पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स को आप जानते हैं कैसे ये सब होता है। लोग सोचते हैं कि हम आज पैसा देंगे तो कल हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आता भी है। एक थोड़ा सा प्रलोभन दिखाते हैं, थोड़ा सा पैसा वापस भी आता है, और आप उस लालच में आ जाते हो, क्योंकि आप उसके पीछे इंक्वायर नहीं किए हो कि हमारा पैसा सचमुच कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में यूज किया जा रहा है, या हमारा पैसा को और कोई नया शिकार करने के लिए उसी को दे के उसी का पैसे से हमको दिया जा रहा है। जब ये जो कुआं है, छोटा सा कुआं है पैसे का, और जब सूख जाएगा, जब नया इन्वेस्टर सब खत्म हो जाएंगे, तब पैसा बंद हो जाएगा, फिर आपका स्कैम पकड़ा जाएगा। बहुत सारे तरीके में देखा गया है कि 90% केसेस में नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल इज द रीजन। और आप अगर नेग्लिजेंट नहीं होंगे, आप अगर अपना ओटीपी ना शेयर करते हो, आपका क्रेडिट कार्ड को स्विच ऑफ करके रखते हो, इंटरनेशनल पेमेंट, नेशनल पेमेंट वगैरह जो होता है, और गुम हो जाने के बाद भी हम सोचते हैं 1-2 दिन में बताते हैं बैंक को। बैंक कहता है कि अगर आप सही टाइम में हमको खबर करते हो तो हम बताएंगे आपको, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। तो तरीका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, ये सारे हमारे रेगुलेटर्स हैं जो आपका पैसा अगर कहीं गुम हो जाता है, तुरंत अगर आपने नेग्लिजेंस नहीं प्रूव हुआ तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ओके। सेबी का क्या रोल है मैम, लोगों को सेफ रखने में, उनको अवेयर रखने में कितना बड़ा रोल है सेबी का, और कैसे करते हैं आप, आपका जो प्रोसीजर है लोगों को अवेयरनेस तक लेकर आने का, वो क्या है? मैम देखिए, कैपिटल मार्केट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया के फिनेंशियल स्ट्रक्चर में, और बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अगर मैं अभी देखूं तो लगभग हमारे यहाँ पे 20 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर्स हो चुके हैं। और हम सेबी जो है वो एक रेगुलेटर का वर्क बहुत ही बखूबी निभा रहा है। आप आज 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हमारा वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक भी सेलिब्रेट हो रहा है, जिसका थीम भी यही है कि कैसे इन्वेस्टर्स को स्कैम से प्रोटेक्ट किया जाए और बेसिक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में गाइडेंस दी जाए। तो ये तो सिर्फ एक वीक की बात हुई। थ्रू आउट द ईयर सेबी बहुत सारे कैंपेन्स करता रहता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता रहता है अलग अलग सेगमेंट्स में, और स्पेशली जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज हैं वहां तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जनरली टियर 1 सिटी के तो लोग थोड़े अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, बट जो लोग टियर 2 या टियर 3 के हैं वो थोड़े से अनअवेयर हैं, और उनके साथ जनरली ये ऑब्जर्व किया है कि धोखा ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश की जा रही है कि डीप डाउन हर एक जगह पर हर एक लोग जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, स्पेयर मनी है, जो चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, उनको गाइडेंस मिले। वेबसाइट्स डिजाइन की हैं, स्पेशली सेबी ने इन्वेस्टर के लिए एक वेबसाइट डिजाइन की है जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल्स दिए हैं ताकि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएं। सारथी नाम से एक ऐप स्पेशली डिजाइन की है जो कि एक एजुकेशनल ऐप है, और ये सब हम बता रहे हैं लोगों को ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ग्रीवेंस के मैकेनिज्म बहुत सिंपल कर दिए हैं। अभी आप ऑनलाइन स्कोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि सेबी का ऑफिस कहीं आसपास है, आप विजिट करेंगे तभी पॉसिबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही आप अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। उसका जो रिजल्ट है विद इन 10-15 डेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो बहुत सारी ईज क्रिएट की गई है डिजिटल की तरफ मूव होते हुए। ये जो प्रोसेसेस हैं अकाउंट ओपनिंग के, उनको डिजिटाइज किया गया है ताकि लोग घर बैठे इजीली अकाउंट ओपन कर सकें। जी बिल्कुल, वो सब चीजें हैं, देयर इज अ चेंज ओवर, वो बिल्कुल नजर भी आ रहा है। लेकिन महापात्रा सर, जो कुछ तो एक्ट हैं उसके बारे में भी अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएं कि वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा उसके, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं और यूपीआई तो हम जानते हैं कि जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेस या फिर डेवलप्ड नेशन कहते हैं, उनमें भी उस तरह का यूपीआई का सिस्टम नहीं है जो कि प्रैक्टिकली अगर फिजिबिलिटी की बात करें जितना कि हमारे
हिंदुस्तान में है, और वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मे बी दे आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड बट दे नो हाउ टू यूज, वो उसको यूज करते हैं, और वो 10 रुपए के लिए भी यूज हो रहा है और लाख रुपए के लिए भी यूज हो रहा है। तो ये जो गैप है और ये जो अवेयरनेस है, इसकी जो लिटरेसी है, इसकी जो अवेयरनेस है, हम कितने अवेयर हैं या हमें किन किन और चीजों से अवेयर होने की अभी जरूरत है? व्हाट वुड यू से अबाउट इट? ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतवर्ष में जिस स्पीड से हमने डिजिटलाइजेशन किया, वो तो हमको बहुत सारे दुनिया भर की बधाई आ रहा है। जो जैम ट्रिनिटी कहते हैं हम लोग, जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीन चीज़ का इस्तेमाल करके, यूपीआई का इस्तेमाल करके हम डिजिटलाइजेशन के तौर भाग रहे हैं। आजकल सब्जी वाला से लेके गरीब आदमी भी, रिक्शा वाला भी अपना पेटीएम से या और कोई मोबाइल ऐप से पैसा लेता है और पैसा देता है। डिजिटल मेथड का यूज हो रहा है। डिजिटल अवेयरनेस से डिजिटल एजुकेशन मिनिमल है, लेकिन डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। हम आज के डेट में नहीं जानते हैं कि क्या क्या तरीका है इन्वेस्टर ग्रीवेंस का रिड्रेसल के लिए। हम आज के डेट में ये भी नहीं जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम, क्या क्या चीज को हमको डाउट करने का जरूरत है। और जो नया चीज निकल रहा है, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, और सेबी भी कर रहा है, IRDA इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर वो कर रहा है, PFRDA पेंशन के लिए कर रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस भी एजुकेट करते हैं। जैसे मैंने आज ही एक अखबार में लिखा है, मॉडर्नाइजिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने का जरूरत है आज के डेट में। हम अगर जाके कभी कभार जाके लोगों को बता के आ जाएं और उसके बाद वापस ना जाएं तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैंड होल्डिंग का जरूरत है, और इन्वेस्ट करने का तरीका सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड में करना अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए करना अच्छा है, इतना तो लोगों ने समझ लिया। या पेंशन करने का जरूरत है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत है, लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस का जरूरत है, इतना मिनिमम सबको अभी पता चल गया है। लेकिन कितने परसेंटेज में करना है, किस एज में कितना रिस्क आप ले सकते हो, तो रिस्क प्रोफाइल जानने का जरूरत है। और रिसर्च ये कहता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में मोर देन 50% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको मालूम नहीं है। और हमारा फाइनेंशियली जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें 36% लोग, इंश्योरेंस करने वाले लोग भी जानते नहीं है उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे गैप्स है, इस गैप्स को हम नजरअंदाज करते हुए चल रहे हैं, और स्कैम्स फ्रॉड तो आई दिन। पर मैं आपसे इसलिए भी जानना चाहती हूँ ना, क्योंकि आप रिटायर हुए प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर, और अलावा इसके IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब जगहों की अवेयरनेस आपके पास है। तो ये जो गैप है, ये गैप कम क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गैप तो कम हो जाना चाहिए था। जैसे अगर मान लीजिए कि हम में से कोई भी एक इन्वेस्टमेंट करता है, लेट्स से कि हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस ही लेते हैं, उसमें इतना सारा पेपर वर्क है, लास्ट में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क भी है। सो हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करें? एक जो कॉमन सिटीजन ऑफ दिस नेशन है, वो इन सब चीजों की अवेयरनेस, उस पूरे पेपर को पढ़ना, उसके बाद उसका कंप्लायंस करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आर यू एग्री विद इट? या आई एम एग्रीएबल विद इट। एंड पहला चीज तो जो है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज वी शुड सिंप्लीफाई द फॉर्म्स, वी शुड मेक थिंग्स एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, एंड वी शुड डू कंटिन्यूअल टीचिंग। कंटिन्यूअल लर्निंग इज नेसेसरी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बेनिफिट के साथ साथ हमारे चैलेंजेस भी बहुत मास स्केल में बढ़ रहा है। पहले अगर थाउजेंड्स ऑफ लोग, हंड्रेड्स ऑफ लोग अफेक्ट करते थे, अब इन वन गो दे कैन अफेक्ट लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द यूज और रादर मिसयूज ऑफ डिजिटल मेथड्स। तो जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का बात हुआ, उसका 3 ऑब्जेक्टिव रखा है। वर्ल्ड लेवल पे आपने बात किया, IOSCO करके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सिक्योरिटी कमीशंस। सो व्हाट दे डू इज दे हैव डिक्लेयर्ड दिस विथ 3 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल फाइनेंस, उसी पे ध्यान देने की जरूरत है। सेकेंडली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों को समझाने में, चीजों को आसान करने में कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है।
साथ साथ ये भी समझ हमारे पास रहना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लिमिटेशन है। आपका पर्सनल रिस्क, पर्सनल एज प्रोफाइल, पर्सनल रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट, पर्सनल नीड, ये सबको आप ही को देखना है, जितना भी चाहे मैकेनाइज्ड हुए हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम यूज कैसे हो, क्रिप्टो एक्टिविटी को कैसे हम बढ़ावा दें और लीगलाइज्ड वे में कितना होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। जैसे एक था कैपिटल मार्केट में फ्यूचर्स ऑप्शंस में बहुत इन्वेस्टमेंट होता था, तो बोलना पड़ा कि 90% लोग जो नहीं जानते हैं कैपिटल मार्केट का फ्यूचर्स और ऑप्शंस एज ए प्रोडक्ट अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, वैनिला प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। तो ये सारे चीज वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तहत अभी मोर देन 100 कंट्रीज में ये चल रहा है। और हमारा जो पोजीशन है एज पर S&P, वी आर 73rd इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने सही कहा, ओनली 27% ऑफ मेल एंड 21% ऑफ फीमेल्स ऑफ इंडिया आर फाइनेंशियली लिटरेट। इस लेवल ऑफ लिटरेसी को अगर आप मैप करेंगे, 80% और 90% लोगों के पास स्मार्टफोन्स है जिसके तहत ये फाइनेंशियल डीलिंग्स करते हैं, तो ये गैप तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। बिल्कुल, और ये लगता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि हम इन्वेस्टमेंट और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। हम बेसिक भी जो हमारे, मान लीजिए कि समवन इज अर्निंग, जो कि आपने बताया भी कि 21% फीमेल है जो कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो रखती हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि आपका वर्कफोर्स में अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो ज्यादा है, लेकिन हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज योर मनी, वो आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। मैम हिमानी जी, आपने बताया कि 20 करोड़ के लगभग डीमैट अकाउंट्स हैं। इसमें आप किस एज ग्रुप को या किस जेंडर को या जो हमारा नंबर बढ़ा है, अट्रैक्ट किस चीज को लेकर लोग हो रहे हैं? जो रिटर्न्स हैं उसको लेकर ज्यादा उनमें एक तरह का हमें कहना चाहिए कि फील गुड फैक्टर ज्यादा है, या फिर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंतित हैं, वो ज्यादा फैक्टर काम करता है? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किन चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, एक तो ईज ऑफ ऑपरेशन होने से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पहले आपको ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता था, अकाउंट ओपनिंग के बहुत लॉन्ग प्रोसेस होते थे, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनको फिल करके साइन करना होता था। अब आप ऑनलाइन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करके अपना KYC के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में KYC एक सिंगल एक्सरसाइज हो गई है। मैंने एक डीमैट अकाउंट खोला, KYC करी, दैट्स इट। अब मैं बाद में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ या एक और डीमैट अकाउंट खोल रही हूँ, मुझे अगेन एंड अगेन KYC नहीं करनी। सेंट्रल KYC में मेरा डेटा कैप्चर हो गया, वो मेंटेन रहेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो मुझे दोबारा KYC फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक ये ईज ऑफ ऑपरेशन एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अभी कैपिटल मार्केट्स में लोगों को रिटर्न्स दिख रहे हैं, और अगर हम कंपेयर करें FDs या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जहां पर इन्फ्लेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट ही एक प्लेस है जहां पर हमें वेल्थ क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना ये बहुत जरूरी है, और SIP जो म्यूचुअल फंड है जिसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम बोलते हैं, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में और सिस्टमैटिक वे में हमारी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं। जैसे पर्सनली अगर मैं अपना भी एग्जांपल दूं तो 17-18 ईयर से मैं कॉन्टिन्यूसली SIP कर रही हूँ, एंड कंपाउंडिंग बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है। तो ग्रेजुअली हमारे सबके एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुंचते भी हैं, और लोग इस चीज को देख रहे हैं कि रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। So, SIPs are good for younger generation? Is it Of so, course, यंगर जनरेशन में 100 रुपीज की भी SIP की स्कीम्स हैं, 500 रुपीज मंथली की भी स्कीम्स हैं। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल यंग जनरेशन जो अभी कॉलेज में है, जिनकी पॉकेट मनी आ रही है, उन्होंने भी इनफैक्ट ये स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही कमेंडेबल है ये, क्योंकि अगर इस एज में वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे तो 60 ईयर्स तक आते आते उनके पास इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा कि वो एक बहुत अच्छी फुलफिलिंग रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और यंगस्टर्स का भी काफी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लोगों का डाइवर्जन जा रहा है कैपिटल मार्केट की तरफ। धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट।
राइट। और अगर किसी तरह का कोई ग्रीवांस है उसके लिए क्या रिड्रेसल है होता है वो सब, और इस तरह की कंप्लेंट्स क्या आती हैं, ग्रीवांसेस आते हैं लोगों के? जी, ग्रीवेंसेस आते रहते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक स्कोर्स प्लेटफॉर्म है सेबी की तरफ से जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रीवेंस के लिए पर्टिकुलर ईमेल आईडी स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से भी है, डिपॉजिटरीज की तरफ से भी है। वो डेडिकेटेड ईमेल आईडीज हैं जहां पर सिर्फ ग्रीवेंस ही हैंडल होती है और बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई जाता है, क्योंकि सेबी बहुत माइन्यूटली ट्रैक करता है हर एक डिपॉजिटरी के पास, हर एक ब्रोकर के पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कितने दिनों में ट्रैक हो रही हैं। तो ये ऑडिट्स, इंस्पेक्शंस में चेक किया जाता है, तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से मॉनिटरिंग भी हो रहा है और लोगों को रिस्पॉन्स भी बहुत टाइमली मिल रहा है। स्कोर्स प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे सर्विस सेंटर्स बनाए हैं स्टॉक एक्सचेंजेस ने। लोकली अगर किसी को पर्सनली जाना है और अपनी कंप्लेंट देनी है तो वो सर्विस सेंटर्स में विजिट करके भी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। और ईमेल आईडीज तो ऑफ कोर्स हैं ही, कॉल सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां पर लोग कॉल करके अपनी ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं। कितना जल्दी उनका रिड्रेसल हो जाता है? देखिए, एक टाइम लिमिट सेट की है कि विद इन 10-15 डेज हो जाना चाहिए। तो इससे जल्दी जल्दी भी हो जाता है कुछ केसेस में, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करनी भी बहुत जरूरी होती है। तो सेबी अपने पास डॉक्यूमेंट्स बुलाते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, उनको चेक करते हैं, तो कई बार उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट कोशिश यही की जाती है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर लोगों को उसका रेजोल्यूशन मिल जाए। ओके, ग्रेट। एक चीज़ और, क्योंकि महापात्रा सर आप से मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, तो जो एजुकेशन है ये कितना ज़रूरी है? कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको हो सकता है बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी स्ट्रीम्स जो हैं वहाँ से ज़्यादा जानकारी हो, या किसी का इंटरेस्ट है फाइनेंस में, बिजनेस में, उसके लिए भी हो सकता है कि वो ज़्यादा अवेयर हो। बट रेस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, जिसका आपने 27% और 21% का जिक्र किया, विच इज़ अलार्मिंग है एक तरीके से। हमें अपने पैसे को संभालना तो आना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, मिड टर्म करना है, किस सेक्टर में करना है, व्हाट इज़ बूमिंग नाउ अ डेज, लिस्टेड कंपनीज में जाएं कि कैसे जाएं, ये सब चीज़ें कितना आसान या कितना मुश्किल है एक शहरी के लिए समझना और फिर उसका कंप्लायंस करना या उसको फॉलो करना उस तरीके से? जैसे कैपिटल मार्केट के बारे में हिमानी ने बताया, सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर भी है, पेंशन सेक्टर भी है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। आजकल का हमने देखा है, जो आपको लगता है कि युवावस्था में लोगों ने अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर सकते हैं और ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान तो हो गया है, लेकिन द लेवल ऑफ नॉलेज जो हम सोचते हैं कि जिसके हाथ में स्मार्टफोन आया और जो ट्रेडिंग कर रहा है वो सब कुछ जानता है, ये सरासर गलत है। एक फाइनेंशियल फिटनेस सर्वे हुआ था हमारे कंट्री में 1-2 साल पहले, उसमें देखा गया 20 मार्क से इंडियन एवरेज है 5.29, उसमें एल्डरली लोग जो हैं उनका 6.73 है और यंग पीपल जो 18 से 30 साल की उम्र के हैं उनका 3.41 है। तो ये बहुत ही डरावना वाली चीज है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में और रिस्क एपेटाइट के बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में, रिवार्ड असेसमेंट के बारे में इतना जानकारी नहीं है जितना कि हम अस्यूम करते हैं कि उनके पास है। और पेंशन का हमने बहुत जगह, बहुत बच्चों के साथ हमने बात किया, बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स करता हूं, जब आईपीएफ प्रोफेसर के हिसाब से सेमिनार वर्कशॉप चलता रहता है, उसमें मैं देखता हूं कि पेंशन में ज्यादा उनका आग्रह नहीं है। पहले जानना चाहिए कि देश में अगर आप डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम से कॉन्ट्रीब्यूटरी बेनिफिट सिस्टम को आ गए हैं कि आप भी इंडिविजुअल के तरफ से कुछ सेविंग करें, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉयर भी कुछ देगा पैसा, तभी जाके आपका आगे का मामला चलेगा। तो ये पेंशन को अप्रिशिएट करना, इंश्योरेंस सेक्टर को अप्रिशिएट करना और उसमें भी इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अहम मुद्दा है। चीज़ों को सरल कर देना लोगों को बताने के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी एक्सप्लेन करना। हिमा ने आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बताई, मैं जब सेक्रेटरी था एफएसडीसी का, बाकी सब सेक्टर्स के इंश्योरेंस के ओम्बुड्समैन हैं, अपीलेट अथॉरिटीज हैं और पेंशन के भी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। क्या हम सब हेल्पलाइन नंबर जानते हैं?
क्या हम सब ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस किया जाए, तरीका क्या है, इसके बारे में ज्ञान रखते हैं? आंसर इज नो। और पहला बात यह है कि क्या हम रैशनली इन्वेस्ट करते हैं? आजकल का बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है कि हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट होके हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। समटाइम्स बायस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कभी मेंटल शॉर्टकट्स करते हैं कि इसमें हो सकता है पैसा ज्यादा होगा, इमोशनल भी करते हैं, इमोशनल ह्यूरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। एंड हम लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं हर्ड मेंटालिटी में कभी कभी हो जाता है। अगर हम सुनते हैं फिनफ्लुएंसर का बात सुन लिया, फिनफ्लुएंसर का क्या बैकग्राउंड है, उसने कितना जानकारी है, और जो भी हमारे दूसरे गणमाध्यम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, ये देखा गया है मोर देन 50% पीपल आर अफेक्टेड इन द डिसीजन मेकिंग बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो माध्यम नहीं है जिसमें फाइनेंशियल एडवाइस दिया जाए। फाइनेंशियल एडवाइस के लिए रजिस्टर्ड लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आप भी खुद कर सकते हो, जो भी पढ़ा लिखा जानते हो। देयर आर इन्फ्लुएंसर्स, यस, राइट, वो आते हैं सामने में और वो आपको कुछ एक स्कीम के बारे में बताते हैं। ऑब्वियसली उनको उसका पैसा मिल रहा होगा, दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग टू अस, लेकिन वो कितना हार्मफुल हो सकता है किसी भी एक इन्वेस्टर के लिए? ये बिल्कुल सही बात है, यही मैं कह रहा हूं कि हमको जानकारी लेना चाहिए कि जो भी हमको एडवाइस कर रहे हैं वो हर चीज के बारे में करें। पहला बात तो ये है। अब आप इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएंगे, आपको लगेगा इंश्योरेंस ही एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में सारा पैसा डालने का। क्या क्या पूछें उससे? तो उनसे पूछना चाहिए, आप हमको सारे ऑप्शंस बताइए, सारे ऑप्शंस बताइए। और बहुत बार तो ये एश्योर्ड रिटर्न्स करके बोल देते हैं कि कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता है एक्सेप्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड, दैट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां एक एश्योरेंस है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ना और देखना रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टैक्स कितना है। और एक और मैं आपको फिगर बताता हूँ, 47% जो पर्सनल डिफॉल्ट होता है लोन का, वो 18 से 35 साल की उम्र के लोगों से देखा गया है कि 47% डिफॉल्ट है। बिना समझे सोचे समझे हम लोन उतना ले लेते हैं जिसको हम रिपे नहीं कर सकते, फिर हम एक डेट ट्रैप पे आ जाते हैं। टैक्स प्लानिंग और बढ़िया से हम कर सकते हैं, अपना पैसा को लीगल तौर पे बचा सकते हैं। ये भी तो एक कमाई है। गलत चीजों में ना आना, टैक्स प्लानिंग ठीक से करना, हर चीज में डिसाइड करना। देने वाला जो बैंक है उसका कोई गलती नहीं है, वो किस बिहाव पर दे रहा है, कुछ उसने कोई चीज उसने देखी होगी उसको मॉर्गेज करने का बाद में, या फिर कुछ प्रॉपर्टी होगा, कुछ तो होगा जिसके आधार पर उसको उतना दिया गया और फिर उसमें वो डिफॉल्टर निकलते हैं। इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे कि इतना परसेंटेज है? क्योंकि ऑलमोस्ट 50% हो गया कि वो डिफॉल्टर्स हो जाते हैं। पर्सनल लोन्स को एनकरेज करने के लिए आजकल एनबीएफसी भी देते हैं। जो कोलैटरल रखा जाता है वो कोलैटरल का ही वैल्यू कम हो गया मानिए। डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ वो आदमी पकड़ा नहीं जाएगा, वो भी एक चीज होता है। तो वो सब तो हो गया कि हमारा संस्थानों का देखने का काम है, बैंक को देखने का काम है कि क्या सिक्योरिटी रख के कितना पैसा देते हैं। उससे पहले की बात मैं कर रहा हूं, हम जब जाए लोन लेने हमको समझ रहना चाहिए कि हम ये पैसा को वापस कर सकते हैं। जैसे ये 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ तब बहुत सारा वैल्यूएबल चीज जो कोलैटरल के तौर पर रखा गया था, धीरे धीरे उसका प्राइस घटता गया क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे हुआ, कुछ कंपनी डूबने लगे तो उसका प्राइस घट गया जिसके बेसिस पे लोन दिया गया था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस होना और मैक्रो लेवल में इंस्टेबिलिटी आने का दूसरे कारण है। अभी हम बात कर रहे हैं खुद कैसे फाइनेंशियली लिटरेट हो, और हमको समझ रहना चाहिए हमारा टैक्स प्लानिंग हम अपने औकात के हिसाब से करें, अपना लोन भी अपने औकात के हिसाब से लें, और अपना जितना छोटा सा पैसा है उसको ऐसे लगाएं कि हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारा फाइनेंशियल वेलबींग। जी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम कर रहे हैं क्योंकि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, लेकिन फिर उसका इन्वेस्टमेंट हम कैसे सोच समझ कर करें। सेबी में जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप अक्रॉस कंट्री की ही हम बात कर रहे हैं, एज जो फैक्टर है उसकी भी हमने बात की। कहीं पर अगर कोई फ्रॉड है या सेबी के नाम पर भी क्या किसी तरह के फ्रॉड होते हैं और उसमें क्या होता है, उसके लिए आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए, फ्रॉड्स तो बहुत अलग अलग तरीके के हो रहे हैं और इसमें भी बहुत यूनिक चीज़ें निकल कर आ रही हैं।
तो रेगुलेटर्स के नाम पे कोई अगर फ्रॉड कर रहा है, सबसे पहले जरूरी है इन्वेस्टर को ये देखना कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। आप अगर कोई ये प्रेजेंट कर रहा है कि मैं सेबी में रजिस्टर्ड हूं, बट आपने ये चेक ही नहीं किया सेबी की वेबसाइट पे कि क्या उनका नाम आ रहा है वहां पर या नहीं आ रहा है, और आपने ब्लाइंडली उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो फिर आप अपने मनी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। रेगुलेटर्स कितना एफर्ट लेंगे, मतलब एक पर्सनल डिसिप्लिन तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। हम जब गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करने से पहले हमें पता है कि हमें सीट बेल्ट लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, नॉर्मल स्पीड के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, क्योंकि वहां लाइफ रिस्क पर है। तो यहाँ पर मनी रिस्क पर है। अगर हम यहाँ पे प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हमारे पास हमें पता है कि सेबी की वेबसाइट है, रजिस्टर्ड वेबसाइट कौन सी है, हम क्या कभी भी वहां कुछ एक्सप्लोर करते हैं, जाकर देखते हैं? हम रादर सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पे देखते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। कितने लोग हैं इंडिया में जो सेबी को या स्टॉक एक्सचेंजेस को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सब चीजें एक बेसिक प्रिकॉशन है। अगर हम ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। प्रोडक्ट्स के बारे में समझना जरूरी है, क्या ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है? ये चिट फंड्स, कमिटीज, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बट क्या ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं? तो हमें, अगर हम पहला ही स्टेप ठीक ले रहे हैं, तो फिर एटलीस्ट हमारा मनी जो है, जो हार्ड एंड मनी है, वो रिस्क पर नहीं है, और हम एटलीस्ट किसी के पास जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ भी इशू होता है तो हम कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो फॉलो कर सकते हैं। बट अगर हम पहले ही ये सब प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि हमारा पैसा सारा रिस्क पर है और वो लॉस्ट हो जाए। और फिर हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। क्यों गैम्बलिंग बोलते हैं? क्योंकि पीपल आर रनिंग आफ्टर लॉन्ग टर्म। अगर आपका पर्सपेक्टिव है, आप कम से कम 8-10 इयर्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए, फिर ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, एक चैनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉपर डिसीजन है। तो छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हम अपने पैसे की सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं, हमें डिपेंडेंट ही नहीं रहना किसी के ऊपर। बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्ट्री की थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहती हूँ आपसे कि हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं, उसको लेकर हमारे जो इस देश के लोग हैं उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से रहते हैं, क्योंकि 2047 का एक विजन भी है हमारे सामने, और जो कि बिल्कुल अचीवेबल भी लगता है, और हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक तरीके से हैं। और उन सब में, क्योंकि जब हम इकोनॉमी और इन सब की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर, उसमें सब कुछ आता है। उस सब को लेकर क्या है महापात्रा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ये हर मिनिस्ट्री लगा हुआ है विकसित भारत को कैसे हम अचीव करें, और ये भी एक इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें सरकार के अलावा रेगुलेटर्स को, एसोसिएशंस को, एनजीओ को और जनता को, आम आदमी को भाग लेने का जरूरत है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से डिजिटल फर्स्ट पॉलिसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का पॉलिसी, आरबीआई के थ्रू जानकारी लोगों को देने का पॉलिसी, सेबी के थ्रू लोगों को जानकारी देना और लोगों को ज्यादातर रेगुलेट करके रखना कंपनियों को। बहुत कंपनीज अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आते हैं, जो अनलिस्टेड है, जो लिस्टेड है वो सेबी के तहत आते हैं। उनके लिए डायनामिक रेगुलेशन बनाना और उन सबको डिसिप्लिन वे में रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने का जरूरत है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक और जो फॉरेन, ये दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस देने का जरूरत है, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अब्रॉड का इनवाइट करने का जरूरत है, जो कि आ रहा है आज के डेट में। वी हैव पॉलिटिकल सर्टेनिटी, वी आर ग्रोइंग एट अ मच बेटर रेट देन एनी अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड, वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पावर इन अस टू मोबिलाइज आवरसेल्व्स। बट हाउ कैन इट हैपन? ये तभी होगा जब हम लोग भी अपना भागीदारी, अपना जिम्मेदारी समझेंगे साथ साथ में, और गवर्नमेंट का जो यूपीआई का जो पॉलिसी है, डिजिटलाइजेशन का जो पॉलिसी है, ये इस सफल काम होने के वजह होगा सिर्फ आप लोगों का सही भागीदारी, आप लोगों का सतर्क रहना। तो इधर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और आपके साथ ये दुर्घटना हो जाएगा। तो आप अपने पैसे को लेके तो पहले संभाल के रखिए। सरकार अपना टैक्स सिस्टम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करने के लिए टैक्स का शुरुआत किया है, तो वो फुल्ली रेगुलेट नहीं हुआ। बहुत लोग यंगस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कुछ चीजों में जो रेगुलेटेड नहीं है, वो बहुत ही वोलाटिलिटी का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी बहुत फायदा होता है और कभी कभी बहुत नुकसान होता है।
जिनको फायदा होता है वो उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो फिर लोग उसी के झांसे में आ जाते हैं। तो हम अपना पर्सनल ग्रीड और नेग्लिजेंस को अगर अवॉइड करेंगे, सरकार तो है, सरकार बहुत स्टेप्स ले रहा है। हमने अभी रिसेंटली एक IFSC सेटअप किया है, SEBI, IRDA, PFRDA, RBI तो पुराने हमारे हो गए हैं, 2000 से पहले की रेगुलेटर हैं। एक IEPF है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। अगर आपका शेयर कोई आपका दादा परदादा का 20 साल 40 साल बाद आपको मिलता है, तो क्या कहाँ जाएंगे आप उसको लेके? क्या उससे कुछ पैसा मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। आप IPFA की वेबसाइट में जाइए, और वो कंपनी नहीं भी है तो 10 साल बाद रूल बनाया गया है कि एक कंपनी का पैसा सरकार के पास आ जाता है, जो अनक्लेम्ड स्टेटस है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे ऑनरेबल FM गई थी, अहमदाबाद गुजरात में गई थी, वहां पर उसी का बात वो कर रही थी। उन्होंने वो बताया कि हम लोग फास्ट एक्शन ले, क्योंकि ये ऑर्डिनरी आदमी का पैसा है, ये उनका पैसा उनको वापस करना है। बिल्कुल। और आप आश्चर्य होंगे, बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक के पास 80-90 हजार करोड़ से ऊपर का पैसा पड़ा हुआ है आम जनता का। अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड है। ये अनक्लेम्ड हुआ कैसे? ये अनक्लेम्ड हुआ कि आप और हम जैसे लोग अगर पैसा जमा किए, बैंक का अकाउंट खाता ओपन किए, उसके बाद हम बाहर चले गए या और कहीं चले गए, 10 रुपया छोड़ गए, ये 10-5 रुपया 100-200 रुपया मिलके ये अभी 97,000 करोड़ पे पहुंचा है। तो शेयर्स भी अनक्लेम्ड रह जाता है, बैंक भी अनक्लेम्ड रह जाता है, हमारा पैसा हम ही से छूट रहा है। और हमारा पैसा इतना कष्ट में हम वो करते हैं, अर्न करते हैं, उसको लेकिन लगाते वक्त क्या हम पढ़ते हैं सारे कंडीशन जो आपने कहा कि 4 पेज का है? क्यों ना पढ़े हम? वो 4 पेज को कैसे 1 पेज में कन्वर्ट किया जाए, आसान किया जाए, ये सरकार का काम है, रेगुलेटर का काम है। लेकिन हमारा काम तो है ना, जितना पेज है वो पढ़ो। एग्रीमेंट को बिना देखे तो साइन कोई नहीं करना चाहिए। हम सब्जी वाले के साथ झगड़ने लग जाते हैं 5-10 पैसा बचाने के लिए, लेकिन हम लाखों पैसा खर्चा करते हैं, किसी से सुन के कर देते हैं, किसी को कुछ करने कोई कुछ बताता है, हम उसी को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका एडवाइस, जबकि हमको मालूम नहीं है इसके पीछे क्या है। बिल्कुल। कितना शेयर उसी का खुद का इन्वेस्टेड है, वो कितना अंदाज जजमेंट है, कितना प्रोफिशिएंट जजमेंट है। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको कहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, जो वो नहीं कहेगा, अगर कह भी देता है तो उसका बात नहीं सुनने का। जो जिस चीज के बारे में मैं यही जानना चाह रही थी, मैं तो क्लेम सेटलमेंट और अनक्लेम्ड मनी जो है उसी के बारे में जानना चाह रही थी। तो वहां से भी में कैसे क्लेम सेटलमेंट होता है? इफ समवन इज कमिंग टू यू कि हमें अब ये करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? मैम बता दें, फिर उसके बाद आपसे भी सेम सवाल मैं पूछती हूँ। सो मैम, सबसे पहले तो जो सर ने बोला, मैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप नॉमिनी बना रहे हैं? अगर आपने नॉमिनी बनाया है तो बहुत हैसल फ्री ट्रांसफर हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स का, और कभी भी अनक्लेम वाला सिचुएशन आता भी नहीं है। बहुत ही कम सिनेरियो में आता है अगर नॉमिनी भी अवेयर नहीं है तो सबसे पहला स्टेप है कि नॉमिनी जरूर बनाइए। लीगल हायर्स को बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस में पढ़ना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कोर्ट से, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वहां पर फीस भी पे करनी पड़ती है। तो उन सब चीजों से बचने का एक बेस्ट तरीका यह है कि हमारी फैमिली को हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। राइट। सेकेंडली, जैसे सर ने बताया कि IEPF अथॉरिटी है जो यहाँ पर हमारे अगर कोई भी अनक्लेम शेयर है और अनक्लेम डिविडेंड है तो वो ट्रांसफर हो जाता है, उसको बहुत सिंपल प्रोसेस के थ्रू क्लेम किया जा सकता है। IPF अथॉरिटी के पास फॉर्म 5 है जिसके थ्रू हम ये क्लेम कर सकते हैं। और अभी ऑनलाइन प्रोसेसेस हो गए, आपको अपना KYC, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना है, प्रूव करना है कि आप ही हैं उसके असली हकदार, और वो शेयर्स बहुत स्मूथली ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, आप क्या बता रहे थे सर महापात्रा जी? और दूसरा वही कि जैसे अनक्लेम मनी की तो हमने बात की, तो क्लेम भी सेटलमेंट कई बार उसमें भी इफ एंड बट्स काफी आ जाते हैं, तो थोड़ा स्मूथ फंक्शनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं अटक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो फिर क्या उनको करना चाहिए, कहाँ वो नॉक करें कि रिड्रेसल हो जाए उनका? जैसे इसने बताया IPF का जो शुरुआत किया था मैंने, तो IPF का शेयर्स और डिविडेंड का दायित्व है, और रूल यह है कि 10 साल बाद ये पैसा कंपनी से और ये शेयर कंपनी से आपके पास आ जाता है। इसमें एक और अहम मुद्दा है कि ये अनक्लेम्ड होगा ही क्यों, तो उस पर अभी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में पहले ये अकाउंट इनऑपरेटिव होता है, तब वो ब्रांच मैनेजर के पास रहता है, वो 2 साल के लिए इनऑपरेटिव होता है। उसी 2 साल में ही
अगर बैंक के तरफ से कोशिश किया जाए, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो कि गांव-गांव में भी रहते हैं, बहुत जगह स्प्रेड आउट हुए हैं, ब्रांच मैनेजर्स भी हैं, तो अगर उसी टाइम ही लोगों को ढूंढा जाए कि कहाँ पर ये हैं, तब उनका सही एड्रेस भी सही हो जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, बंदे भी मिल जाएंगे एंड आपका वो पैसा भी वो अपना विड्रॉ कर सकता है। उस टाइम ज्यादा कुछ होता नहीं है, 2 साल इंतजार करते हैं, रूटीन के तौर पे इनऑपरेटिव हो जाता है, फिर 8 साल निकल जाता है या 6-7 साल निकल जाता है, जो भी उसके रूल के हिसाब से जितने साल के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाना चाहिए, पैसा चला जाता है। एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा आ गया तो एक डिपोजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड करके ये होता है, DEAF। उसी फंड के तहत बहुत सारे अवेयरनेस इनिशिएटिव भी लिया जाता है, लेकिन उसका जो मूल काम है, जो मेन काम है कि लोगों को पैसा वापस करना, तो पहले से प्रिवेंशन ऑफ अनक्लेम्ड स्टेटस उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि ओनली बैंकिंग सेक्टर में। कैपिटल मार्केट में भी ऐसे कोशिश जारी है। अभी म्यूचुअल फंड कभी रिडीम नहीं होता है मैच्योर होने के बाद, कभी कोई प्रीमियम दे के बीच में रुक जाता है इंश्योरेंस सेक्टर में, और उसका ड्यू है बट आता नहीं है, चिट्ठी वापस आ जाता है। तो ये सब चीज जैसे ही होने लगता है तभी उस पर एक्शन लेने का जरूरत है, तो अनक्लेम कम होगा। अभी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने करवाया था, जी। उसमें सारे रेगुलेटर्स आए थे, तो यही इसी बात पे ध्यान दिया जा रहा है अभी, कैसे अनक्लेम करने से रोका जाए और लोगों को बताया जाए कहाँ पे आपको जाना है। तो क्योंकि हम पैसे की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, हम इस पे एंडलेस बात कर सकते हैं क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन हमारे पास अभी वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया महापात्रा सर आपका आने के लिए, और हिमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक जरूर दें। इसके लिए हमारा ईमेल का पता है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। तू भी शादी के बाद चंदन जी से बात कर